नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 18 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिस समय इजराइल और ईरान जंग के मुहाने पे खड़ा है, जिस समय ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल ईरान पे हमला कर सकता है और ईरान इजराइल पे हमला कर सकता है, ऐसे हाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इजराइल के दौरे पे जाने वाले, और ये दौरा इतना ज़्यादा अहम है और इसको लेके आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और चर्चा क्यों हो रही है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने अब जंग की तैयारी शुरू कर दी, और जंग की तैयारी कहां तक पहुंची है, इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये भी बहुत बड़ी खबर है, इसको हम डिटेल बताएंगे। और साथ ही मोदी साहब के एक बड़े खास मंत्री हैं जिनको मोदी साहब बचाने पे लगे हुए हैं। आज उन मंत्री साहब का जो झूठ है पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, और एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आने के बाद किस हिसाब से मोदी साहब उनको बचाने में लगे हुए थे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आज इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की है, और एयर स्ट्राइक करके लेबनान में कहां टारगेट किया, कितना नुकसान हुआ, इसको भी हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही क्या मोदी साहब के कहने पे या फिर इजराइल अपनी मर्जी से इस समय भारत से 10 लाख हिंदुओं को अपने यहाँ ले जाके बसाएगा, क्या ये खबर सच में आई है और इसके क्या रिजल्ट हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी हम जानेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, इस समय जो खबरें मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है ईरान के हवाले से। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जो सेकंड फेज की बातचीत होनी थी, वो बातचीत भी लगभग हो चुकी है। बातचीत क्या हुई मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप हवा में खबरें सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। दरअसल बातचीत कोई डायरेक्टली टॉक नहीं थी कि एक साइड ईरान बैठा, दूसरे साइड अमेरिका बैठा, दोनों बातचीत किए। इसने कहा भैया मुझे ये पसंद है, उसने कहा भैया मुझे वो पसंद है, फिर बीच में कॉमन पॉइंट निकाला गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ईरान के ऑफिशियल्स और इधर अब्बास अराची साहब जब मिलते हैं स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे मिलने के बाद जेनेवा के अंदर जब मीटिंग शुरू हुई तो बाकायदा टेक्स्ट के जरिए मीटिंग हुई। यानी ईरान अपनी डिमांड को अमेरिका के सामने रखे, अमेरिका अपनी डिमांड को ईरान के सामने रखे, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तब तक जब तक दोनों को एक खास कॉमन पॉइंट नहीं मिल गया। यानी ईरान कुछ और चाहता था, अमेरिका कुछ और चाहता था, दोनों के इंटरेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब बातचीत आगे बढ़ी, टेक्सट्स ज़्यादा बढ़े, तो फिर ईरान को ये एजेंडा समझ में आ गया कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है, और अमेरिका ने भी अपना एजेंडा खुल के बताया, और इधर अब्बास अराची साहब ने भी अपना एजेंडा खुल के रखा। इसके बाद फाइनली जो सेकेंड फेज़ की बातचीत थी वो कंप्लीट हुई। अब्बास अराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अमेरिका का क्या एजेंडा है वो अब मुझे क्लियर पता चल गया है, और उम्मीद है कि थर्ड फेज में इसका डिक्लेरेशन हो जाए कि कौन सी शर्तें हम मानेंगे और कौन सी शर्तें नहीं। यानी ये मीटिंग एक तरह से देखा जाए तो केवल नाटकीय अंदाज पे हो रहा है, जो कि जिस हिसाब से टेक्स्ट के जरिए बातचीत, जिस हिसाब से मैसेजिंग के जरिए बातचीत, ये चीज़ें कहीं ना कहीं खटकने वाली दोस्तों। खैर, इधर ये मीटिंग का खेल चल रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार हमलावर होने के लिए अपने हवाई जहाज़ों के, अपने एयरक्राफ्टों के और अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के जखीरे को लगातार भेज रहा है। एक लिस्ट मैं आपके सामने अभी रखूंगा, उस लिस्ट में आप डिटेल में देख सकते हैं कि बाकायदा 36 के करीब तो केवल F-16 फाइटर जेट भेजे गए, 36 के करीब तो F-16 भेजे गए। बाकी अगर F-35 फाइटर जेट की बात करूं तो भाई साहब 18 के करीब F-35, जो अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि F-35 जैसा फाइटर जेट अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। उसी F-35 के दम पे इजराइल इतना उड़ता है, उसी F-35 को मांगने के लिए सऊदी अरब ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वही F-35 के 18 प्लेनों के जखीरे को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा। बाकी अगर और आपको डिटेल बताऊं तो 12 F-22, आपने F-22 का नाम जल्दी नहीं सुना होगा, क्योंकि F-22 जो है उसको अमेरिका बड़ा बचा के रखता है। लिखने पढ़ने और कहने सुनने वाले लोग तो ये कहते हैं कि F-22 बाकी हथियारों का बाप है, जो कि F-22 के बारे में अमेरिका ज़्यादा जानकारी ना इजराइल को देता है, ना ही जल्दी इसको कहीं निकालता है, ना ही किसी हमले में इसका प्रयोग करता है। लेकिन इसके बावजूद जब F-22 के 18 प्लेन्स को अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा, तो मतलब बड़ा साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका दो फ्रंट पे खेल रहा है। पहला फ्रंट ये है कि सबसे पहले तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली जाए, और तैयारी मुकम्मल करने के साथ साथ ईरान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बना जाए कि देखो तुम्हारे खिलाफ हम F-35 भी लाए हैं, F-22 भी लाए हैं, F-16 भी लाए हैं,
तमाम और खतरनाक हथियार लेके आए, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए, तो तुम डरो हमसे। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल दबाव है कि भाई दुश्मन की तैयारी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है और हमारी तैयारी अगर वहीं अटकी है तो हम साइकोलॉजिकल दबाव में आएंगे। और इसी साइकोलॉजिकल दबाव को बना के अमेरिका का प्लान ये है कि कुछ भी करके बिना जंग लड़े, क्योंकि इनको एक बात बहुत क्लियर पता है कि अगर ये गलती से भी ईरान के साथ जंग में उतरते हैं तो मे भी अमेरिका जीत जाए। देखिए, हम हवा में बातें नहीं करते, हम फैक्ट की बात करते हैं। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और ईरान के पास उसके फाइटर जेट तो है नहीं, तो उतनी दूर तक मारने के लिए ईरान के पास केवल मिसाइलें हैं और हवाओं में डिस्टर्ब और एलिमिनेट करने के लिए ईरान के खिलाफ सऊदी अरब भी आ जाएगा। सऊदी अरब भी अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव करेगा, बाद में जो भी बॉर्डर पे देश पड़ेंगे वो भी अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव करेंगे। तो ऐसे हाल में आप इस बात को क्लियर जानिए कि मिसाइलें उतनी कैपेबल नहीं हैं कि वहाँ तक पहुँच के कुछ हिट कर दें। लेकिन इनका जो एक खास दोस्त है जिसका नाम है इजराइल को तो नक्शे से मिटा देगा ईरान। और यही चीज़ अमेरिका को डरा रही कि भाई साहब हमारा एक सेफ हथियार जो है जिसका नाम इजराइल है, जिसके दम पे मिडिल ईस्ट में इतनी हम गुंडागर्दी करते हैं, अगर वही खत्म हो गया तो मिडिल ईस्ट में हमारा काम क्या। और ऐसे हाल में अमेरिका की फट रही है। अमेरिका किसी भी सूरत हाल में ये नहीं चाहता कि जंग आगे बढ़े या फिर हमला हो और आमने सामने की लड़ाई हो। चूंकि अमेरिका के सैनिकों का भी बयान है कि भाई साहब अगर लड़ाई होती है तो हफ्ते 2 हफ्ते तक ये जंग चलनी ही चलनी है। तो ऐसे हाल में अमेरिका ये चाहता है कि भाई साहब साइकोलॉजिकल दबाव बना के कुछ भी करके हम ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले, पूरी दुनिया में कह दें कि भैया देखो हम हथियार लेके आए, हम जीत गए। मतलब वही बात है ना कि मैच अगर हम हारने वाले हों, कहीं हम क्रिकेट का मैच खेल रहे और हमें लगे कि भाई साहब हम मैच हार जाएंगे, तो पहला एक काम जो कर सकते हैं कि ऊपर वाले से ये मना लें कि पानी बरस जाता तो इज्जत बच जाती। तो सेम हाल अमेरिका का है कि अमेरिका चाहता है कि कुछ भी हो जाए, बस एक बार कोई डील साइन हो जाए और पूरी दुनिया को हम दिखा दें कि देखो हमने हथियारों को भेजा और हमने ईरान को दबा दिया। लेकिन ईरान ना तो दब रहा है, ना कुछ सुन रहा है और ना ही कुछ बर्दाश्त करने को तैयार है। ईरान ने इस बार अपनी तैयारी इतनी तेज की है दोस्तों कि आज स्टेट ऑफ हार्मोज में ईरान ने धड़ाधड़ करके कम से कम सैकड़ों मिसाइलें दागी। सैकड़ों मिसाइलों को दाग के ईरान ने एक संदेश दिया कि आप हमें कमज़ोर या फिर कमज़र्व समझने की गलती ना करें। और अब आप सुनिए, ईरान के अगल बगल के जितने टापू थे, यानी वो हिस्से जो समुद्र के अंदर हैं, वो छोटी छोटी मिट्टियों के टीले हैं, वहाँ पे अपने सैनिकों को तैनात करके इन तमाम टापुओं को अपना आर्मी बेस बना दिया। यानी अगर ईरान पे हमला हो तो ईरान के पास एक सेकेंडरी बैकअप ऑप्शन रहे कि भैया अगर हमारे ऊपर यहाँ हमला हुआ है तो हम टापू से भी हमला कर देंगे। और ये चीज़ लगातार अमेरिका और इजराइल को डरा रही है, तभी नेतन्याहू बार बार अनाप शनाप बयान दे रहा। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर इजराइल धीरे धीरे अपने मकसद को अंजाम देने में लगा हुआ है। दरअसल इजराइल इस बीच लगातार लेबनान के ऊपर हमलावर है। दरअसल इजराइल को एक अच्छा मौका मिला है कि भाई साहब ईरान दूसरे मोर्चे पे व्यस्त है, ईरान खुल के हमारी मदद कर नहीं सकता और ऐसे हाल में हम हिजबुल्लाह को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचाएंगे। इस वजह से आज इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया है दोस्तों, और इस हमले में लेबनान के कई सारे लोग मारे गए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लेबनान की जो अपनी हुकूमत है, लेबनान की जो अपनी सरकार है, वो खुद कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ईरान के सर में क्या कोई पागल कुत्ते ने काट रखा है कि ईरान अपनी लड़ाई छोड़ के जाके लड़े? हम आपकी मदद तब कर सकते हैं जब आप अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। जैसे मैं कहता हूं, मेरा आपसे एक वादा है कि भाई साहब मैं कभी ना हिंदू की साइड लूंगा और ना मुसलमान की साइड लूंगा। जो गलत है उसके बारे में खुल के कहूँगा कि भाई साहब ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें सही। तब आपने क्या कहा कि प्रखर राजपूत अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े, हम तुमको भर भर के प्यार देंगे, तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, 2-4-10 रुपये जो खाते में डाल सकते हो वो भी डालेंगे, लेकिन तुम अपना काम करो। लेकिन अगर ये काम मैं ना करूँ, मैं गोदी मीडिया बन के बैठ जाऊँ, तो आपके सर में कौन सा दर्द पड़ा है कि भाई साहब प्रखर राजपूत को आप सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और सोचेंगे प्रखर राजपूत सही रास्ते पे आए? नहीं ना। सेम हाल हिजबुल्लाह और ईरान का है। हिजबुल्लाह अगर कुछ करेगा, हिजबुल्लाह कोई एक्शन लेगा तो ईरान सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनान की जो सरकार है, अगर वो कुछ करना ही नहीं चाहती इजराइल के खिलाफ, तो भाई साहब इनके सर में कौन सा दर्द पड़ा है? खैर, इसी बीच एक बहुत बड़ी अब आपको अपडेट बता रहा हूँ और ये अपडेट बड़ी मज़ेदार भी है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 25 और 26 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आएंगे इजराइल के दौरे पे। अब आप सोच के देखिए कि इजराइल और ईरान जंग के मुहाने पे खड़े हैं और ऐसे हाल में प्रधानमंत्री मोदी अपना 56 इंची सीना दिखाते हुए जा रहे हैं इजराइल। तो क्या कोई खतरा नहीं मोदी को? क्योंकि इस समय बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी हो, ना कोई ईरान जाना चाहता है, ना कोई इजराइल जाना चाहता है।
ऐसे हाल में अगर मोदी जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अब इसके पीछे पूरी कहानी आपको बताता हूं। दरअसल मोदी साहब, आपको याद होगा साल 2017 में भी जो एप्स्टीन फाइल में नाम भी आ गया था कि साल 2017 में कहाँ गए थे? इजराइल में बाकायदा रुकते हैं, नाचते गाते हैं, जो भी एप्स्टीन फाइल में है वो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दोबारा आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। इसके ठीक एक साल बाद 2018 में मोदी साहब महमूद अब्बास, जो कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं फिलिस्तीन। यानी इजराइल से भी मिला, उसके बाद फिलिस्तीन से मिला। सेम पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो मोदी साहब पुतिन से भी मिलते हैं, उसके बाद जेलेस्की से भी मिल लेते हैं। यानी मोदी साहब भी कहीं ना कहीं ये प्लान बना रहे हैं कि भाई साहब पूरी दुनिया में सबका हो रहा है और मेरा हो रहा नेगेटिव चला जा रहा, मुझे कहीं इज्जत मिल नहीं रही, एप्स्टीन फाइल के नाम पे पूरी दुनिया में मेरी थू थू हो रही। तो यार कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाता कि भाई साहब मेरा नाम बड़ा तगड़ा हो जाता। इस वजह से चांसेस, और जो एक्सपर्ट है ये बता रहे कि मोदी साहब इस प्रयास में हैं कि पहले तो इजराइल जाएंगे, इजराइल की बात सुनेंगे, और भारत के ताल्लुकात ईरान से ऑलरेडी बड़े अच्छे हैं, बीच में थोड़े से खराब हुए थे लेकिन अभी भी अच्छे हैं। ईरान हमारी बड़ी कद्र करता है, बड़ी हमारी इज्जत करता है। ऐसे हाल में मोदी साहब का प्लान है कि पहले हम इजराइल जाएं, उसके बाद हम ईरान जाएं, और अगर गलती से दोनों के बीच समझौता हो गया, जिसके चांसेस तो बड़े कम है चूंकि दोनों ही एक दूसरे के वजूद पे खतरा है, लेकिन अगर समझौता गलती से भी हो गया तो पूरी दुनिया में वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह। इस वजह से ऐसे मौके पे जब इजराइल के अंदर खतरा मंडरा रहा है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कभी भी ईरान को छेद सकती हैं, तेल अवीव को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं, ऐसे हाल में मोदी साहब का इजराइल का दौरा करना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जो चाहने वाले हैं ये कह रहे हैं कि भाई साहब जेका बाग का करेजा देके ऊपर वाला भेजा वाला गाना चलता है, और जो मोदी साहब को पसंद नहीं करते उनके दिमाग में एक सवाल है, भाई उड़ता तीर क्यों ले रहे हो? दो देशों के बीच जंग चलने वाली, तुमको कोई बुला नहीं रहा तो तुम क्यों जा रहे हो? खैर, इधर ये तमाम काम करके मोदी साहब भले ही पूरी दुनिया में वाहवाही बटोर लें, लेकिन आज अपने ही देश में शर्मिंदा और फजीयत होने की नौबत मोदी साहब की आ गई। चूंकि मोदी साहब के एक बड़े खास मंत्री हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। अभी 2 दिन पहले उनका बर्थडे था और उससे पहले एप्स्टीन फाइल में इनका नाम भी आया था। तो हरदीप सिंह पुरी को बचाने के लिए मोदी साहब ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया और कहा कि भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और एप्स्टीन फाइल में जो आपका नाम आया वो सरासर बेबुनियाद है, आपको फंसाया जा रहा। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने जब डिटेल में रिसर्च की तब पता चला कि हरदीप सिंह पुरी सरासर झूठ भी बोलते हैं, और एप्स्टीन फाइल में उनका ऐसा नाम है कि भाई साहब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद चकरा जाएंगे। दरअसल हुआ क्या कि एप्स्टीन फाइल में जिक्र था कि एप्स्टीन से मिलने के लिए हरदीप सिंह पुरी कई बार जेफरी एप्स्टीन के घर भी गए, उनके साथ चाय नाश्ता भी किया, डिनर भी किया, कई बार ईमेल के जरिए बात हुई, 60 ईमेलों का आदान प्रदान हुआ था, 32 के करीब हरदीप सिंह पुरी ने भेजे थे, 30 सामने से आए थे। इवन जोश में जो जेफरी एप्स्टीन था उसने ये भी कह दिया था कि भाई साहब हमारा एक बंदा भारत में है। अब आप सुनिए, इस पे हरदीप सिंह पुरी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सब झूठ है, मैं जेफरी एप्स्टीन से केवल 3 से 4 मरतबा मिला था, लेकिन जब कांग्रेस ने इस मामले में जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल करने के बाद जो कंक्लूजन निकाल के लाया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लोग, यानी जो पवन खेड़ा साहब हैं, बाकी और जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि भाई साहब 3-4 बार नहीं, हरदीप सिंह पुरी उस बलात्कारी से मिलने के लिए, बच्चों के तस्कर से मिलने के लिए 14 बार गए, 1 साल के अंदर 7 बार गए। स्क्रीन पे आप लिस्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या कुछ कहा था पवन खेड़ा साहब ने, एक बार मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूं। अब हमें यह जानना है, हमारे सवाल ये है कि साहब आप ये रोज इंटरव्यू देके झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचा रहे हो? नंबर 1, आप 2014 से 17 तक क्या चर्चा करते थे एप्स्टीन के साथ, जो हमें मालूम है वो हमने बता दिया। नंबर 2, किसके बिहाफ पे करते थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरकार का, थिंक टैंक का, या प्राइवेट सिटीजन? तीनों ही मामलों में आप फंसते हो। फिर भी बताना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम तो और कुछ लाएंगे। भारत के नागरिकों से आप क्या छिपा रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। You'll have to tell us what are you hiding from the people of India and why are you lying to the people of India? आप रोज झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचाने के लिए बोल रहे हो? मैं एक और बात बता दूं, मेल ये रीड हॉफमैन को नहीं थी, मेल भी एप्स्टीन को थी, सीसी टू रीड हॉफमैन थी। ये रीड हॉफमैन के पीछे छिपने के चक्कर में एक और झूठ इनका पकड़ा गया। दिखाइए वो स्लाइड, ये देखिए, ये मेल भी आपके सामने। और इस मेल में जो लिखा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जेफ, पहले जेफ का नाम है, रीड हॉफमैन का नाम नहीं है, दिखाइए। जेफ / रीड
I have summarized my findings above in order to endorse Jeff's view that the visit to India be खुद सरेआम झूठ बोल रहे हैं, एक क्लिक पे जो मालूम पड़ जाए ऐसा झूठ तो मत बोलिए। फिर कहते हैं Jeff, your suggestion for less of goody-goody and more of internet-based entrepreneurial ideas has registered. I am ready. ये सब चल रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पवन खेड़ा साहब ने क्या क्या आरोप लगाए। अब बड़ी समस्या ये है कि बीजेपी की तरफ से कोई जवाब देना नहीं चाहता और मोदी साहब ही जिसको बचाने में लगे पोस्ट करके कि भाई साहब पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं और इधर ये जो भाई साहब हमारे हरदीप सिंह पुरी एकदम पाक साफ है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि भाई साहब अगर सब पाक साफ हैं तो एप्स्टीन फाइल में जो इतनी मर्तबा नाम है, ये जो ईमेल का आदान प्रदान है, ये घर पे जाना, ये डिनर लंच करना, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई साहब जो जेफरी एप्स्टीन था वो ना तो कोई डिप्लोमेट था, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता था, ना ही उसकी अपनी कोई अजूद और हकीकत और हैसियत थी। वो केवल एक बलात्कारी था, लड़कियों को सप्लाई करता था। तो आप उससे एक मर्तबा भी क्यों मिले? ये सवाल बहुत बड़ा है और कायदे से बीजेपी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से पहले भारत की भी इंटरनल मुद्दों पे आपसे बातचीत की जाए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप अच्छे ने खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।